था कि जॉब यदि हम लोग करते थे तो ये शर्त रहती थी। आज लड़कियां जो जॉब करती हैं तो ये शर्त रहती, मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं किसी से क्यों दबी, आधा काम वो भी करेंगे हम भी करेंगे। और हम लोग के समय उल्टा जॉब भी होता करना था, है और काम। ये कहा जाता था कि यदि तुम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके कर सकती हो तो करो। यस मैम, यस। शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण हुआ है और जिस तरीके से जो कुकर मुत्ते की तरह जगह जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं और जो स्टैंडर्ड शिक्षा का गिरता जा रहा है वो सभी को पता है ना। डिग्रियां बिक आज रही हैं। अपने यहाँ एमएड में कोई बच्चा, मतलब ये साक्ष्य हम ही लोग के उदाहरण है बिल्कुल कि एमएड में बच्चा क्यों नहीं आना चाह रहा है, भाई यहाँ रेगुलर अटेंडेंस होती है। लगता है कि जब हमारे बच्चे हम देखते हैं ना उनके चेहरे की, हम जो कह रहे हैं वो उसको स्वीकार कर रहे हैं, जी। वो हमारे लिए बहुत आनंद का क्षण होता है कि हमारे बच्चे हमारी बताई हुई बात को जब उनके चेहरे पे लगता है कि अरे ये हम जो पढ़ा रहे हैं उनको दिल से स्वीकार कर रहे हैं जी, तो वो हमारे लिए बहुत खुशी का पल होता है। अच्छा मैम, एक जनरल परसेप्शन आपके बारे में है कि आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं बहुत, तो बात करके तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन इस पे आप क्या। Gupta, a student of certificate course in professional communication, Community College, Dr. H.S. Gaur University, Sagar. This interview is a live project of my professional communication course. So today I am here with renowned educationist, former department head, Department of Education, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar, Senior Professor, Dr. Rani Dubey, ma'am. So, good afternoon, ma'am. Good afternoon. First of all, I want to say thanks to you for giving me this opportunity to take your interview. And with your due permission, I want to start this interview. Okay. Okay, thank you. So, ma'am, was it your first choice to get into this profession, or did you plan something else? क्या आपने कुछ और भी सोचा था, मतलब एजुकेशन फील्ड में आने से पहले? नहीं, मेरा एक्चुअल में क्या है, मेरा जो बैकग्राउंड है, फैमिली बैकग्राउंड, Yes. मेरी ग्रैंड मदर दादी जी जो थी वो भी एजुकेशन में, मेरी जो बुआ, मेरे फादर डाइट में प्रिंसिपल, मेरी मदर, मेरी जो बड़ी मम्मी हैं, हम लोग Yes. सब एजुकेशन में ही रहे। तो मेरा एम ही था कि मैं भी इसी प्रोफेशन को अडॉप्ट करूँगी। तो ये Ma'am, how do you balance your professional life with personal life? Because as a woman, it comes a great deal of responsibility. बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती होंगी आपकी। हाँ, ये तो सही है, लेकिन इसमें यदि मेरा मानना है कि जो फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़रूरी रहता है। यदि लेडीज़ को अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ में बैलेंस वर्किंग वूमेन को करना होता है ना, तो कहीं ना कहीं उसको फैमिली का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो मतलब बैलेंस उतना नहीं कर पाती है। तो इसको तो मैं कहूँगी कि मेरी आफ्टर मैरिज, भाई मैरिज के पहले तो पेरेंट्स देते ही हैं सपोर्ट, लेकिन मैरिज के बाद वुमेंस को ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती हैं, किस तरीके के लोग मिलते क्या। पर मुझे मतलब मैं कहना शुक्रगुजार हूँ अपनी इस फैमिली के सबके मेंबर्स का कि मुझे उनका सपोर्ट मिला। तो मेरा मानना है कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में जो एडजस्टमेंट था वो इजी हो गया उनके सपोर्ट से, नहीं तो शायद बहुत मुश्किलें जाती। हाँ। पर उनका सपोर्ट मिला तो इतनी मुझे दिक्कत समझ में नहीं आई। जी। ये कहना चाहूँगी। कई लोगों को हाँ। जॉब के साथ फिर बहुत हाँ, प्रॉब्लम भी हो जाती है। हस्बैंड का सपोर्ट नहीं है, कहीं मदर इन लॉ का नहीं है, परंतु मेरे साथ ये सब प्लस पॉइंट रहे। यस। तो मुझे उतना अनुभव नहीं हुआ है, कहना चाहिए। जी जी। मैम, हु वाज योर इंस्पिरेशन और रोल मॉडल ड्यूरिंग योर स्कूल टाइम? कौन मतलब आपको मेरी तो ग्रैंड मदर मेरी इंस्पायर्ड थी, क्योंकि उस समय मेरी दादी जी सोचिए आप इंस्पेक्ट्रेस थी। अच्छा। हाँ, और पूरे सागर में मतलब काफ़ी रिनाउंड थी वो, श्रीमती शारदा मिश्रा, मतलब जो उनके अब तो रहे ही नहीं होंगे उनके साथ के लोग, जी जी। नहीं तो बहुत जानी मानी हस्ती थी।
और उन्होंने ही उस समय देखिए आप, मेरी जो बुआ लोग थी उस समय मतलब बाल विवाह प्रथा थी, जी जी जो रिलेशन में थी, रियल बुआ भी नहीं थी, वो विडो हो गई थी। तो मेरी दादी जी ने उनको भी मतलब उस समय पढ़ाया, उनको जॉब दिलाया, और जो मेरी माँ थी, जो मेरी बड़ी मम्मी थी, सबसे कहा, सबको मतलब शादी के बाद सबको पढ़ाया और सब बिल्कुल एजुकेशन लाइन में आए। तो उनका मानना ही था कि वुमेन को मतलब शी इज़ मोस्ट फेवरेबल एटीट्यूड वे, मतलब इसमें कि वुमेन एम्पावरमेंट मस्ट मस्त जी है ना। और उन्होंने हर मतलब हम लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी जो भी इवन सराउंडिंग्स तक को जी जी। वो प्रेरित करती थी, मोटिवेट करती थी कि लड़कियों को अपने पैर पर खड़ा होना और चाहिए, ये कहीं ना कहीं उनको आत्मनिर्भर बनना चाहिए। कहा भी आर्थिक, जाता है कि हाँ अगर एक वुमेन शिक्षित होती है तो वो हाँ, दोनों फैमिलीज को तो मतलब तार देती मैंने है। बचपन से ही देखा है कि जी उन्होंने मतलब इवन मेरे फादर प्रिंसिपल थे, यहाँ डाइट में भी प्रिंसिपल रहे मेरी, तो जो हमारे आसपास रहती थी ना महिलाएं, वो यदि इच्छुक रहती थी पढ़ने की, तो हमारी ग्रैंड मदर उनको इतना मतलब बहुत विद्वान थी वो, चाहे आप जी संस्कृत देख लो, सोशल मतलब हम लोग को तो उन्हीं ने पढ़ाया। जी हिंदी जी पे बहुत अच्छी कमांड थी, लिखती बहुत अच्छी, तो वो अपने सराउंडिंग्स के उनको बुलाती थी, और बेटा तुम बीए करो, हम तुम्हें पढ़ाएंगे। जी तो उन्होंने मतलब लोग बहुत मानते थे उनको कि ये उस समय मतलब पढ़ाई इतनी वो नहीं थी कि रेगुलर एडमिशन लेना, या प्राइवेट भी बहुत महिलाएं आगे बढ़ाने के लिए अपने यहाँ था। तो हमने मतलब माहौल ही शुरू से ऐसा देखा है अपने घर का कि वुमेन्स को आगे बढ़ाने वाला और उनको एनकरेज करने वाला, पीछे करने वाला नहीं देखा है। जी तो हमारी रोल मॉडल तो वही रही, और आफ्टर मैरिज कहना चाहिए कि हमारी मदर इन लॉ जैसे हमारी ग्रैंड मदर थी, सेम हमारी मदर इन लॉ थी। मतलब मैंने आफ्टर मैरिज ही पीएचडी की है, और शादी के कहना चाहिए 8 दिन बाद ही मेरा अपॉइंटमेंट यहाँ हो गया। तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मदर इन लॉ ने। नई नई उस समय मतलब लड़कियाँ स्कूटी भी नहीं चलाती थी, गाड़ी भी नहीं चलाती थी, पर उन्होंने कहा नहीं, तुम तो स्कूटी से जाओगी या स्कूटर चलाओगी, और सब सारी स्वतंत्रताएं ले लो जितनी मतलब जी ज़रूरी हैं। तो दोनों ही बहुत बुरे हैं। बहुत। मैम अगर कोई चीज़ आपको ऐसे एक चांस दिया जाए कि ये जो आपका काम है, तो इस काम में कोई चीज़ बदलने के लिए अगर एक चांस हो, सो व्हाट विल यू चेंज? ये एजुकेशन सिस्टम में, नो मैम, आपका जो जो वर्क है, प्रोफेशनल वर्क, हाँ मतलब बहुत ज़्यादा हेडेक, बहुत ज़्यादा काम भी आता होगा एज अ सीनियर प्रोफेसर, तो उसमें कुछ आप अगर चेंज कुछ करना चाहती हो नहीं, जो हमें तो आपको ऐसा कुछ लगता नहीं हो? लगता, क्योंकि क्या है बेटा, जहाँ अपन को इंटरेस्ट होता है, जहाँ डिवोशन होता है, तो फिर वो वर्क बोझ सा नहीं लगता है, फिर तो अपन सही को बात। लगता है कि जी ये हमारा काम ही है, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा वो है, जी। तो उसमें नहीं। एंड व्हाट इज द थिंग यू लाइक मोस्ट अबाउट योर वर्क? कोई एक पूरे काम के दौरान कोई एक सबसे अच्छा पल जो आपका रहता है एक पूरे काम में? रूटीन के कि पूरे जीवन के मैम उसमें जो पल रूटीन मिला नहीं, है, यही पढ़ाने के दौरान। हमको पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। और जब अच्छा लगता है कि जब हमारे बच्चे, हम देखते हैं ना उनके चेहरे की, हम जो कह रहे हैं वो उसको स्वीकार जी कर रहे हैं, जी वो हमारे लिए बहुत आनंद का क्षण होता है कि हमारे जी बच्चे हमारी बताई हुई बात को जब उनके चेहरे पे लगता है कि अरे ये हम जो पढ़ा रहे हैं उनको दिल से स्वीकार कर रहे हैं, जी। तो वो हमारे लिए बहुत खुशी का पल होता है। अच्छा मैम, एक जनरल परसेप्शन आपके बारे में है कि आप थोड़ी स्ट्रिक्ट हैं बहुत, तो बात करके तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, लेकिन इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ मैं स्ट्रिक्ट हूँ, लेकिन मुझे स्ट्रिक्ट जब मतलब कहना चाहिए कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में जब जाती हूँ तो वहाँ थोड़ा होना भी पड़ता है स्ट्रिक्ट यस मैम। और फ्लेक्सिबल। इस उस संदर्भ में मैं भी हूँ कि जब स्टूडेंट्स मेरे पास अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को लेकर आते हैं, या विद्यार्थी, मुझे लगता है कि ये विद्यार्थी वाकई में नीडी है, तब उस समय मैं एज ए मदर मेरे अंदर फीलिंग्स होती हैं। लेकिन जब मैं एज ए टीचर वहाँ खड़ी होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं जैसा बिहेव करूँगी मेरे विद्यार्थी भी तो मुझे रोल मॉडल मान के बिहेव करेंगे ना। यस मैम। इसलिए हाँ, मैं उस समय ज़रूर अपने आप मुझ में, और आपको जैसे मैं बता रही हूँ कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो था वो एज ए टीचर ही कहा था, शिक्षा,
और हमारे फादर, हमारी ग्रैंडमदर जो फादर थे वो भी बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल माने जाते थे। अभी उनके साथ के होंगे, यदि आपके यहाँ सागर में परिचित हों तो किसी से भी आप श्री BM मिश्रा जी का नाम लेंगे, अच्छा वो बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल। तो मतलब कहना चाहिए कि हम लोग के ब्लड में प्रोफेशन के साथ साथ वो स्ट्रिक्टनेस जो होती है, अनुशासन कहना चाहिए, डिसिप्लिन, इसको आप स्ट्रिक्टनेस भी कह सकते हैं। लेकिन अपने आप वो डिसिप्लिन आ जाता है। यदि मैं क्लास लेने जाऊंगी तो मुझे अपने आप मतलब संस्कार में आ गई वो चीज़ के हम उसी पर्सनालिटी से जाएंगे, उसी मर्यादा में रहेंगे, ऑटोमेटिक। पता नहीं मतलब कोशिश नहीं करती हूँ मैं दिखावे की स्ट्रिक्ट हूँ, पर वो अपने आप हमारे उसमें है डिसिप्लिन, जिसको आप पहली क्लास में ही आपने मतलब बोला था कि बोले हम नोट्स वगैरह शेयर नहीं करेंगे, जो पढ़ाएंगे वो आपको खुद बनाना है। तो मतलब अब आप बच्चे इसको स्ट्रिक्टनेस भी कह सकते हैं। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में जरूर मैं स्ट्रिक्ट रहती हूँ क्योंकि वहाँ रहना पड़ता है। मैम, एज अ एजुकेशनिस्ट, व्हाट आर द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू यू? आप क्या किन समस्याओं? मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो है प्राइवेटाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। शिक्षा का जिस तरीके से निजीकरण हुआ है और जिस तरीके से कुकर मुत्ते की तरह जगह जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुल रहे हैं और जो स्टैंडर्ड शिक्षा का गिरता जा रहा है वो सभी को पता है ना। आज अपने यहाँ एमएड में कोई बच्चा, मतलब ये साक्ष्य हम ही लोग के उदाहरण है बिल्कुल, कि एमएड में बच्चा क्यों नहीं आना चाह रहा है। भाई यहाँ रेगुलर अटेंडेंस होती है। तो जो डिग्री मिलना चाहिए किसी भी तरीके से। तो ये जब ये आया था ना, जब कहना चाहिए प्राइवेट सेक्टर में एजुकेशन को जोड़ा गया था, उसी समय ये मेरे दिमाग में बात आ गई थी कि जिस दिन से एजुकेशन को प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में जोड़ दिया गया है, उसी दिन से समझ लो कि अपने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल रसातल में चली जाएगी। और वो हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है ना। मैम, आपसे अगर आपको रेट करना हो, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई है, इसमें बहुत सारे सपने दिखाए गए, तो आप इससे कितने रेटिंग पॉइंट देंगी आउट ऑफ 10? उसमें कई चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं। ऐसा नहीं कह सकते हैं, पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कि उन्होंने ये इंटरडिसिप्लिनरी का बहुत सारा वो किया, और भी कि कैसे विद्यार्थी जो रहते हैं केवल एक डिग्री ना लेके अपने, जैसे आप ही कर रहे हैं अभी यहाँ प्रोफेशन का एक सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज के वर्तमान समय में अपन सोचते हैं कि बच्चों को रोजगार उन्मुखी शिक्षा दी जाए, उसके लिए उसमें तो बहुत प्रयास किया गया है, ऐसा नहीं है। और हर चीज़ में यदि अपन आलोचना निकालने बैठे तो आलोचनाएं भी हैं, परंतु उसकी प्लस ज़्यादा है। तो हमारे ख्याल से तो बट इट ऑल कम्स टू इम्प्लीमेंटेशन। यदि क्रियान्वयन सही होना चाहिए किसी चीज़ का, है ना। योजनाएं तो बहुत बनती हैं, पॉलिसीज़ बहुत बनती हैं, लेकिन जब उनके इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ना। यस मैम, इवन टुडे पेरेंट्स फील इनसिक्योर टू सेंड देयर mainly girl child to far cities for higher education, but what the challenges you have faced during your study as a woman? आपको जो challenges लगे हों अपनी पढ़ाई के दौरान? देखिए, उस समय जब हम लोगों ने, मैंने तो कम से कम 40 साल हुए होंगे, है ना, जब हमने यूनिवर्सिटी में कदम रखा था। तो उस समय तो कहना चाहिए कि एक तो डिस्क्रिमिनेशन यही हो जाता था कि लड़कियों को साइंस लेना, मतलब कि उनको पेरेंट्स ही चाहते थे मोस्टली कि ये होम साइंस में चली जाएं, आर्ट्स में चली जाएं, और करना क्या है, शादी तो करना है आखिर, है ना। तो लेकिन धीरे धीरे अब समय बहुत बदल गया। तो हम लोग के समय तो यदि जैसे हमने 11th 12th हमारे समय होती ही नहीं थी, 11th पास किया था, 11th में हम उसमें आए थे, मतलब कहना चाहिए कि स्कूल में टॉप किया था हमने सब साइंस। तो साइंस से आए थे तो लोगों ने कहा कि अब BSc कर लो, साइंस में ही हो तुम। तो उस समय जो हम लोग की लड़कियों का क्राइटेरिया था ना, एक्चुअल में परिस्थिति ऐसी थी कि लड़कियों को जॉब के लिए बहुत कम लोग पढ़ाते थे।
तो जैसे हमारी फैमिली में ये मान के लड़कियों को पैरों पे खड़े होना चाहिए, उस समय तक मोस्टली ये भावनाएं थी नहीं। एक तो साइंस बच्चियों को बहुत कम लेने देते थे, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स थे वही करते थे। दूसरा ये था कि लड़कियां का क्या करना है, बीएससी कर ली उसके बाद शादी करो, अपने घर जाओ, करना क्या है। तो लड़कियों को उस समय, हमारे समय तो सच में बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये था कि जॉब यदि हम लोग करते थे तो ये शर्त रहती थी। आज लड़कियां जो जॉब करती हैं तो ये शर्त रखती, मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं किसी से क्यों दबी, आधा काम वो भी करेंगे हम भी करेंगे। और हम लोग के समय उल्टा जॉब भी होता करना है और था, काम। ये कहा जाता था कि यदि तुम घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके कर सकती हो तो करो। यस मैम। है ना, बहुत अंतर आ गया है। मतलब हम लोग को अपने को, मतलब मुझे नहीं, मेरी फैमिली का तो मतलब, पर मतलब कहना चाहिए अधिकांशतः परिवार में यदि लड़की ने कहा या बहुओं ने कहा कि भैया हमको जॉब करना है, तो उनको बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर दी जाती थी कि सारा काम करने के बाद यदि तुम कर सकती हो तो करो, और नहीं तो हमारे घर में तो ज़रूरत नहीं है करने की, तुम्हें अपने शौक़ के लिए करना हो तो करो। ये थी बात। तो चैलेंजेस तो तब बहुत थी, लेकिन हमारे ही देखते देखते बहुत परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। और अब खुशी है कि महिलाएं बिल्कुल अपनी, अब तो लड़कियां आगे भी निकल रही हैं, अपने अधिकारों को सबको समझ रही हैं। मैम हमारी क्लास में 50 में से मैम 30 गर्ल्स हैं, 20 बॉयज़ हैं। मतलब अब तो मतलब पेरेंट्स भी अवेयर हैं। और हर पेरेंट्स यही कहता है कि हमें तो अपनी लड़की को पढ़ाना लिखाना। बहुत बदल गया, सामाजिक स्ट्रक्चर पूरा बदल गया है हम लोग के समय से। एक जो रेडिकल वुमेन होती हैं, या कहें कि सम वुमेन्स सी मेन एज द ऑल कॉज ऑफ देयर सफरिंग, मतलब कि पुरुषों ने ही उन्हें या दबाया है, या पूरा का पूरा जो सफ़र कर रही हैं उसके लिए एक पैट्रियार्कल या फिर पुरुषों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। आपका इस पर क्या विचार है? यदि हम प्राचीन समय में जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि पुरुष प्रधान सत्ता थी उस समय। अपन जब अतीत में अपने उसमें देखते हैं कि महिलाओं को पर्दा प्रथा भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हाँ, यदि अपन उसके बैकग्राउंड में देखें, जैसे देखें कि महिलाओं को पर्दा प्रथा में क्यों रखा गया, पर हम जब अपनी उसको देखते हैं संस्कृति को, तब हमारे यहाँ पर्दा प्रथा तो बिल्कुल नहीं थी। हमारे यहाँ स्त्रियाँ बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, शास्त्रार्थ कर दी थी। गार्गी हो, मैत्रेयी हो, ये इनसे शंकराचार्य जी से मांडवी ने किया था, उनको हराया भी था, है ना। तो ऐसा नहीं यदि हम देखें, लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐतिहासिक परिस्थितियाँ, जैसे मध्यकाल आया, मध्यकाल में मुसलमान लोग आए अपने यहाँ, आक्रमण जब हुआ तो उस समय कुछ ऐसा था कि उनके यहाँ पर्दा प्रथा का शुरू हो गया। फिर पुरुषों ने उन पर आधिपत्य करना शुरू कर दिया। तो मतलब सदियों तक फिर ये चलता रहा। तो कहना चाहिए कि एक वो बन गई है, मानसिक धारणा भी बन गई है कि पुरुषों ने स्त्रियों को दबाया। पर उसके पीछे क्या रीज़न थे, उस समय की क्या परिस्थितियाँ थी, हो सकता है उस समय ऐसी परिस्थितियाँ हो सकता है उस समय का सामाजिक संरचना ऐसी हो गई हो, है ना। तो पर ये जो धारणा बन गई है, तो इस पे मतलब अब हम यही कहेंगे कि जो धारणा बनी है वो जिन्होंने उस कष्ट को भोगा है वो तो सही बनी होगी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी हैं। और जिम्मेदार भी एक दूसरी पहलू इसका ये भी हम शायद कह सकते हैं कि महिलाएं खुद खड़ी नहीं हुई अपने अधिकारों के लिए, तो खड़ी भी नहीं हुई है। हो सकता है उस समय की सामाजिक संरचना ऐसी ना हो, है ना। बहुत सी चीज़ें तो सोशल स्ट्रक्चर परिस्थिति पर निर्भर करती हैं ना, तो हर परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं होती है। जी। अच्छा, how do you evaluate the status of women in society, in present society, and what measures should be taken for women empowerment? अभी भी बहुत ज़रूरत है women empowerment की, बहुत हद तक हो चुका है। तो क्या आप किस तरीके से महिलाओं की स्थिति को evaluate करती हैं और क्या measures लेने चाहिए? देखो महिलाओं की अब जब से मतलब हम ही ने देखते देखते, अब हम ही 50 साल से तो हम ही मतलब समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा महिलाओं के उन्नयन हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि महिलाओं को कहीं से पीछे किया गया, पर उन्होंने अपनी राह स्वयं बनाई है और उसको, लेकिन प्रेरित तो कहीं ना कहीं उन्होंने किया ना, पार्टनर ने किया है, लाइफ पार्टनर ने किया है, चाहे वो उनके इकोनॉमिकली कंडीशन के कारण उनको प्रेरित किया गया हो या कुछ नहीं, परंतु हाँ स्थिति बदली है।
पर अभी भी अपने यहाँ ऐसा नहीं है कि महिलाएं पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जी अभी भी सुरक्षित नहीं है ना। आज हमसे आप कह दें कि आप रात में अकेली निकल जाइए, चली जाइए, तो हम नहीं निकल सकते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग को अंदर से इनसिक्योरिटी है। यस मतलब अपने समाज में अभी इतना हम लोग भी पढ़ लिख गए, सब कुछ हो गए, लेकिन जो इनसिक्योरिटी की भावना है वो गई नहीं है। तो ये ऐसा होना चाहिए कि महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और रात को दिन कहीं भी जाने में संकोच ना हो उनको। तो ये तो समाज में बदलाव है, और इसके लिए आप सब यूथ को आगे ही आना पड़ेगा ना। कि एक सिक्योरिटी का उनको देना पड़ेगी कि आप कहीं भी चले जाइए, आपके साथ कोई ऐसा जघन्य अपराध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो इस तरीके की अभी ये कमी तो है। और दूसरा ये भी देखा, जैसे कि हमने अभी घरेलू हिंसा पर भी बहुत डिसर्टेशन वगैरह कराए हैं एमएड में। तो इसीलिए कराए थे हमने कि जो डोमेस्टिक वायलेंस जो होती है ना, तो इसमें ऐसा नहीं है कि पढ़ी लिखी महिलाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दी जा रही है। उनको भी बिल्कुल घरेलू किस तरीके से उनके साथ, चाहे वो शाब्दिक हिंसा हो, चाहे वो की जाती है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि जो महिलाओं का स्टेटस है ना, वो हर क्षेत्र में सुरक्षित हो गया जी, अभी बहुत जरूरी है। हाँ, एक तो भावनात्मक रूप से उनको बहुत अधिक संबल दिया जाना चाहिए, दूसरा सिक्योरिटी के हिसाब से सुरक्षा उनको मिलना चाहिए। मतलब अंदर से उनको होना चाहिए कि हम चले जाएं तो हम अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मैम, हाउ यू डील विथ क्रिटिसिज्म? मतलब ऐसा तो है नहीं कि अ पर्सन विथ जीरो हेटर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि आप कुछ भी अच्छा करें तो टांग खींचने वाले हैं ऐसे लोग। मैंने कल एक बहुत अच्छा लेख पढ़ा, आपने भी शायद पढ़ा हो, पता नहीं, उसमें उसका नाम याद नहीं आ रहा कौन थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आलोचना सबको बुरी लगती है। कोई व्यक्ति नहीं होता कि जिसको आलोचना, परंतु उन्होंने कहा है कि मुझे भी ये लगा कि जो हमें आलोचनाओं के साथ रहना चाहिए, है ना। देखो रहीम ने भी तब कहा है, रहीम दास का ही वो है ना, रहीम जी का, निंदक नीरे राखिए आंगन को छवाए, है ना, कि निंदा करने वाले को हमेशा अपने पास रखना चाहिए। क्योंकि यदि अपन को अपने को और प्यूरिफाई करना है तो हम तभी प्यूरिफाई होंगे जब हम अपनी आलोचनाएं सुनने के आदी रहेंगे। और यदि हमने आलोचनाओं को अपने ईगो पर ले लिया और ये कि अरे हम तो, उसने मेरी बुराई की है, इस तरीके का यदि उसने वो आ गई है ना, तो वो जो उसकी ईगो वाली बात यदि आड़े आ जाती है क्रिटिसिज्म में, तो फिर व्यक्ति आलोचना में प्रतिशोध ले आता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आलोचना को अपने को सुधारने और उस पर चिंतन होना चाहिए अपना, है ना। तो आलोचनाओं को अपन अपने साथ रखते हैं तो देखो आज के 10 साल बाद अपन को वो चीज़ याद आती, अरे उस व्यक्ति ने हमारे लिए ऐसा कहा था, सही कहा था, हम में वो कमी थी, उस समय मुझे बुरा लगा था। तो यदि अपन आलोचनाओं के साथ चल रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम बहुत अपने आप को प्यूरिफाई कर रहे हैं। मैम, ये कोविड टाइम्स में हमने देखा है कि एजुकेशन में एक बहुत बड़ा चेंज आया है, एजुकेशन की प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो इसको आप किस तरीके से लेती हैं और क्या ये अच्छा है, बुरा है, और आगे ये किस तरीके से हेल्पफुल है या फिर लोगों को परेशान करने वाला है? देखिए, कोविड के दौरान जो सबसे ज़्यादा टीचिंग लर्निंग में कोई प्रभावित हुआ है ना, कि उसमें हम जैसे ऑनलाइन एजुकेशन का एक एग्जाम्पल लें अपन सीधा सा, तो जैसे आप मैच्योर बच्चे हैं उनके लिए तो ऑनलाइन प्रोग्राम ठीक है। एमएड के बच्चे हुए, पीएचडी के, या जो समझ लीजिए 16 साल से ऊपर के बच्चे जिनमें परिपक्वता आने लगती, जो समझने लगते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। पर यदि अपन छोटे बच्चों को, जो किशोर अवस्था के बच्चे हैं, उनको हमने इस पे भी सर्वे कराया है, एमएड में हमने इस पे वर्क करने दिया था इन लोगों को, फील्ड वर्क करके आओ, तो उसमें हमने कराया है। तो ये रिजल्ट, पेरेंट्स बड़े परेशान रहे, जो किशोर अवस्था के बच्चे थे उनको मोबाइल देना ही है अपन को। पता चला कि वो गेम खेल रहे हैं, उनकी आड़ में पता चला वो कोई चैनल वो उठा रहे हैं। दूसरा,
उनके आँखों पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, उनकी मानसिकता पर भी उस पर पड़ता है, उनकी फिजिकल उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि उस समय सिचुएशन ऐसी थी, इसलिए वो करना अनिवार्य था। परंतु यदि अपन सोचें कि हमेशा के लिए ये हमारे लिए वो है, तो इसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे, विशेषतः उन बच्चों के लिए जो कि अभी किशोर अवस्था के बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं। क्योंकि कोई भी किशोर अवस्था, अपन जानते हैं कि किशोर अवस्था में हर सुखद चीज़ ही बच्चे को अच्छी लगती है, जो उसको कष्ट पहुंचाए वो चीज़ वो पसंद नहीं करता है। हाँ, तो उनको स्वाभाविक है, वो क्यों पढ़ना चाहेंगे, वो तो वही देखना चाहेंगे ना जो उनको अच्छी लग रही चीज़ है। तो उस हिसाब से यदि अपन देखते हैं तो ये जो ऑनलाइन एजुकेशन, या जो कहना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी वाला जो काम था जी, ये उस समय के लिए सिचुएशन ऐसी थी तो कंपलसरी था। लेकिन अब ज़रूरत शायद उतनी नहीं। आगामी दूरगामी परिणाम इसके किसी भी प्रकार से अच्छे नहीं होंगे। जी जी, है ना, क्योंकि इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है टीचर और विद्यार्थियों के बीच में। जो भावनात्मक संबंध बनते हैं वो उससे नहीं बन पाते हैं, जी, है ना, ऑनलाइन में नहीं। अच्छा मैम, देयर इज ह्यूज डिक्लाइन इन मेंटल हेल्थ ऑफ मेनली यूथ प्रेजेंट जनरेशन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड कंपटीशन। तो बहुत ज़्यादा, और कोविड के टाइम में तो ये और ज़्यादा हो गया। तो आप क्या सजेशन, क्या एडवाइस देना चाहेंगी आज की यूथ जनरेशन को कि कैसे इससे ओवरकम करें और कैसे अपने भविष्य को अच्छा बनाएं? तो यही कहना चाहेंगे बेटा कि एक तो शिक्षा प्रणाली में ये चेंज आ ही रहा है कि हर शिक्षा में एक स्किल डेवलपमेंट ज़रूर करना चाहिए। जी, और दूसरी बात यह है कि यूथ को कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं मानना चाहिए, है ना। अपनी जो यूथ है, जो गांव के बच्चे आते हैं, हम देखते हैं कि वे गांव में जाके अपना कार्य नहीं करना चाहते हैं, जी, है ना। वो हर चीज़ चाहते हैं कि हम शहर में ही करें। ऐसा क्यों भाई? यदि अपने यहाँ जो प्राचीन काल में वर्ण व्यवस्था थी वो यही तो थी, है ना। जो कार्य करता था वो वही कार्य, तो उनका प्रोफेशन आगे बढ़ता था। हाँ, नहीं जैसे कि जो बढ़ई का बच्चा था वो बढ़ईगिरी करता था। तो हमारा मानना ये है कि जो स्किल डेवलपमेंट है वो एक प्रकार से यही तो है ना, वोकेशनल कोर्स, है ना। वो यही तो है कि जो अपन जीविकोपार्जन भी करें और स्किल का डेवलपमेंट करके जीविकोपार्जन के लिए, है ना। तो हमारा मानना ये है कि यूथ को केवल डिग्री हासिल करने के लिए, और उसके बाद कि हम बीएससी एमएससी कर लिए, फिर हम पीएससी दे रहे हैं, उसमें हम सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं तो डिप्रेशन में आ रहे हैं, बेरोजगार नहीं। आप कोई भी स्किल डेवलपमेंट करिए अपने अंदर, छोटी से छोटी भी, और उसको अपनी जीविकोपार्जन का साधन बनाइए। क्योंकि गवर्नमेंट में भी कितनी वैकेंसी निकलेंगी भाई। सही बात। और अभी जो इसके पहले हमने कहा प्राइवेटाइजेशन, उसमें तो डिग्रियां बट रही हैं। तो हर आदमी पीएचडी दिख जाएगा आपको, हर आदमी एमए दिख जाएगा, हर बच्चा दिखेगा, और उसके अंदर यदि ये फीलिंग्स आ गई कि मैं एमए हूँ, मैं क्यों ये छोटा काम करूँ। तो ये तो मतलब हाँ, किसान का बच्चा है, वो किसान ही करना नहीं चाहता। भले उसमें आप न्यू टेक्नोलॉजी का वो करो, नवीन, कैसे हम अपनी खेती को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने कार्य को और अधिक उन्नत कर सकते हैं। तो भाई मेरे ख्याल से यदि ऐसा यूथ सोच लें, कुछ ना कुछ स्किल अपने में डेवलप करें, छोटी से छोटी भी, और उसको आगे बढ़ाएं, तो वो अपने आप में वो नहीं हो पाएंगे, डिप्रेशन में नहीं आ पाएंगे, हीन भावना के शिकार नहीं होंगे, और जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो कुछ हद तक कम हो जाए। क्योंकि कंपटीशन तो बहुत बढ़ रहा है, चाहे आप बिजनेस में चले जाइए, चाहे आप सर्विस सेक्टर में चले जाइए, हर जगह कंपटीशन, कहाँ नहीं है कंपटीशन, है ना, हर जगह कंपटीशन है वो तो। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, इट वाज वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। चलिए, धन्यवाद आप लोगों को भी।